दुनिया भर में दुश्मन एक दूसरे के खिलाफ कई तरह की साजिशें रच रहे हैं और इसी का हिस्सा है हाइब्रिड युद्ध। ये ऐसा युद्ध है जो बिना किसी हथियार के लड़ा जाता है। पिछले साल बाल्टिक सी के पानी के नीचे एक्सप्लोजन्स ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में छेद कर दिया गया और डेनमार्क और स्वीडन के बीच बनी इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंच गया। आपको बता दें कि इसे जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए बनाया गया था। विस्फोट के बाद रूस ने साफ कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। हालांकि पश्चिमी देशों ने संदेह जताया कि यूक्रेन को समर्थन देने के कारण रूस ने ऐसा किया ताकि जर्मनी में गैस की नई बाधा पैदा करके बदला लिया जा सके। आइए जानते हैं कि क्या है ये युद्ध और क्यों मचा रखा है इसने दुनिया भर में कोहराम। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो जाए। क्या है हाइब्रिड युद्ध? आसान भाषा में समझे तो किसी भी देश पर सीधे तौर पर हमला करके उसे धीरे धीरे खोखला करने की कोशिश करना और नुकसान पहुंचाना ही हाइब्रिड वॉर है। जैसे किसी देश को नुकसान पहुंचाना या फिर उस पर साइबर हमले करना। इसके अलावा पश्चिमी देशों में लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज की शुरुआत करना जो उसके लिए हार्मफुल है। ये सब हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। हाइब्रिड वॉरफेयर आखिर है क्या? इस सवाल के जवाब में यूरोपियन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर काउंटिंग हाइब्रिड थ्रेट्स की डायरेक्टर तीजा तिलिकेनन कहती हैं, दरअसल हाइब्रिड वॉरफेयर इंफॉर्मेशन स्पेस का मैनिपुलेशन है। इसका मतलब किसी देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला है। उन्होंने बताया कि हाइब्रिड वॉरफेयर की धमकी काफी अनक्लियर होती है और यही वजह है कि जिन देशों पर इस तरह के हमले होते हैं वो खुद को इससे बचाने और इसका जवाब देने में काफी मुश्किलों का सामना करते हैं। लेकिन हाइब्रिड लड़ाइयों के खतरों ने अब वास्तविक रूप ले लिया है। इससे तमाम देशों की चिंता बढ़ी हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पिछले साल जब हमला हुआ था तो विस्फोट के बाद रूस ने साफ कहा कि इस विस्फोट में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन पश्चिमी देशों को शक था कि ये विस्फोट रूस ने करवाया होगा ताकि वो यूक्रेन को समर्थन करने वाले जर्मनी की गैस सप्लाई बंद कर सके और उसे सजा दे सके। खतरा कितना बड़ा? जैसे कि हमने आपको बताया कि पिछले साल बाल्टिक सागर के अंदर से गुजर रही पाइपलाइन में विस्फोट हुआ था। अब इसे अंजाम देने वालों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई सबूत न छूटे। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इस तरह के नुकसान पहुंचाए जा सकते हैं। 2018 अक्टूबर और उसके बाद यूक्रेन जहाजों को मैरियोपोल और बेडियांस के अपने घरेलू बंदरगाह से केर्च स्ट्रेट के जरिए आगे बढ़ाने के लिए रशियन अथॉरिटीज के इंस्पेक्शन से गुजरना पड़ा था। वल्नरेबिलिटीज एंड रेजिलियंस के डायरेक्टर जूका सेवलेन ने कहा था कि इस इंस्पेक्शन की वजह से यूक्रेन जहाजों को लंबे वक्त यहाँ तक यानी कि लगभग 2 हफ्तों तक रुकना पड़ा था। इससे यूक्रेन को भारी इकोनॉमिक लॉस हुआ होगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हाइब्रिड हमले हथियारों से लड़े जाने वाली जंग से कम खतरनाक नहीं होते और ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों में सब कुछ स्पष्ट होता है। जो देश इस हमले से जूझते हैं वो मुश्किलों का सामना करते हैं और उन्हें ये पता नहीं चल पाता कि इनके पीछे कौन है। इसका लक्ष्य सिर्फ देश की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता बल्कि इससे देश के चुनाव तक इन्फ्लुएंस करके वहाँ की लीडरशिप को भी बदला जा सकता है। हमने आपको ये तो बता दिया कि इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन इसका एक और पहलू है जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चुनावों में दखल का खतरा। हाइब्रिड युद्ध के अंदर चुनावों में भी दखल दिया जा सकता है और आपको बता दें कि बहुत कम लोगों ने गौर किया था कि 2016 के अमेरिकी चुनाव के बाद रूस ने वहां की चुनावी प्रक्रिया में लगातार दखल देना शुरू कर दिया था। रशियन कैंपेन में हिलेरी क्लिंटन को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में इस तरह का कैंपेन चलाया था। हालांकि रूस इससे आज तक इनकार करता है। कहा जाता है कि इसने पुतिन सरकार समर्थित साइबर एक्टिविटीज के कंट्रोल वाले अकाउंट्स के जरिए ऑनलाइन बॉट्स यानी कि रोबोट्स का इस्तेमाल कर खूब प्रोपेगेंडा किया था। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग में ट्रोल फैक्ट्रियां रात दिन काम कर रही थी। आपको बता दें कि हाइब्रिड युद्ध का एक और अहम तरीका है दुष्प्रचार करना या प्रोपेगेंडा चलाना। इसके तहत आबादी के लिए सेक्शन को रास आने वाला ऑल्टरनेटिव और फॉल्स नरेटिव का प्रचार किया जाता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ये फिनोमिनन और तेज हो गया है। ये न सिर्फ रूस बल्कि पश्चिमी दुनिया के कुछ देश रूस के इस तर्क को सही मानने लगे हैं कि यूक्रेन पर उसका हमला आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई है। नाटो और यूरोपियन यूनियन ने हाइब्रिड युद्ध के खतरे को पहचानने और उन्हें इनसे बचने में मदद करने के लिए फिनलैंड में हाइब्रिड COE बनाया। इस लिहाज से फिनलैंड का चयन दिलचस्प है। फिनलैंड 1940 में रूस से एक ब्रीफ वॉर में हार के बाद न्यूट्रल बन गया था, लेकिन रूस और फिनलैंड के बीच 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा है। लिहाजा फिनलैंड डरा हुआ है और तेजी से पश्चिमी देशों के करीब जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। कैसे कमा रहा है हाइब्रिड एंटी वॉर सेंटर? आपको बता दें कि एंटी वॉर सेंटर फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के नजदीक ही एक दफ्तर से काम करता है। ये सोवियत रूस के जमाने की बिल्डिंग में बने रूसी दूतावास के नजदीक है। सेंटर के डायरेक्टर तीजा तिलिकेनन यहाँ 40 एनालिस्ट्स और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की एक टीम के साथ काम करती है और उनका नेतृत्व भी करती है।
ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स नेटो और यूरोपियन यूनियन के देशों के हैं। इनमें ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के भी एक एक्सपर्ट शामिल है, जिन्हें थोड़े दिनों के लिए वहां से बुलाया गया है। वो बताती हैं कि फिलहाल उनका फोकस एरिया आर्कटिक है। वहां उन्होंने भविष्य में इस तरह के हाइब्रिड युद्ध की धमकियों की पॉसिबिलिटी देखी है। इस वक्त कई एनर्जी सोर्सेस उभर रहे हैं और इस बात की काफी संभावना है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अपने हितों की रक्षा के लिए ज्यादा एक्टिव दिखेंगे। इसी के साथ इस वक्त सूचनाओं को तोड़ने मोड़ने का सिलसिला भी काफी चल रहा है। अभी के लिए रूसी नैरेटिव ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर आर्कटिक एक स्पेशल एरिया है जहां कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि रूस यहाँ अपने मिलिट्री बेस बना रहा है। टीजा तिलिकेनन का कहना है कि वास्तविक युद्ध से हाइब्रिड युद्ध को अलग करने वाली एक विशेषता यही है कि इसमें कभी भी आमने सामने साक्षात लड़ाई नहीं होती। ऐसी लड़ाई जिसमें कोई भी बिल्कुल सामने आकर गोली मार रहा हो, ये बिल्कुल ढका छिपा होता है और ये अंदर ही अंदर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम खतरनाक है। इस तरह की लड़ाई पैस्यूडो होती है। इसमें ये पता करना मुश्किल होता है कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ है। 2007 में एस्टोनिया में हुआ भयावह साइबर हमला ऐसी ही लड़ाई का हिस्सा है। भारी दुष्प्रचार या प्रोपेगेंडा। लेकिन दुष्प्रचार के इस दौर में इस सेंटर के एक्सपर्ट्स को आश्चर्यजनक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। यूरोप में हुए कई ओपिनियन पोल के नतीजों के मिलने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कई नेटो कंट्रीज की एक खासी आबादी के बीच रूस सूचना का ये युद्ध जीतता दिख रहा है। जैसे जर्मनी की एक बड़ी आबादी के बीच ये धारणा बनती जा रही है कि यूक्रेन पर रूस का हमला नेटो की भड़काने वाली कार्रवाई के जवाब में हुआ है और दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई के बीच रूस के इस तर्क को लोग सही मानते जा रहे हैं। स्लोवाक में रायशुमारी में शामिल 30% से ज्यादा लोगों ने माना है कि यूक्रेन की लड़ाई पश्चिमी देशों की भड़काने वाली कार्रवाई का नतीजा है। हंगरी में 18% लोग मानते हैं कि यूक्रेन में रूसी बोलने वाली आबादी पर अत्याचार की वजह से ये लड़ाई भड़की है। वहीं चेक रिपब्लिक के एक सीनियर एनालिस्ट जेकब कॉलिंस्की रूस के दुष्प्रचार अभियान को दबाने के लिए पानी से जुड़े उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं, मैं रूस के प्रोपोगेंडा कैंपेन को सोफिस्टिकेटेड नहीं मानता। उन्हें सफलता साइबर स्पेस में कैची मैसेजेस की वजह से नहीं बल्कि संख्या बल की वजह से मिल रही है। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेस देने का कोई तुक नहीं बनता है और हर कोई नए जल क्षेत्र में पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उन्हें पानी को इस तरह जहरीला बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। इस पर तिलिकेनन कहती है कि उनके सेंटर की भूमिका सिर्फ इस तरह के हाइब्रिड युद्ध के खतरों के मुकाबले का तरीका इजाज करने तक लिमिटेड नहीं है। इसकी जिम्मेदारी इस तरह के खतरे के आकलन के बाद इसकी सूचना देना और इसके मुकाबले की ट्रेनिंग देने की है। बहरहाल यूरोप में इस तरह की चुनौती लगातार बढ़ रही है और इसका सामना करना बहुत जरूरी हो गया है। कब कब हुआ हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल? उदाहरण के तौर पर हम वर्तमान में चल रहे रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध ले सकते हैं। दोनों देशों के बीच पिछले 6 महीने से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में रूस से जुड़े साइबर हैकर भी यूक्रेन पर साइबर हमले कर रहे हैं। हालांकि साइबर हमले छोटे स्तर पर हुए हैं, लेकिन 2022 में जनवरी के बाद से यूक्रेन पर 3 बार बड़े DDoS हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा हैकिंग की कई गंभीर घटनाएं भी हुई हैं। वाइपर हमलों के जरिए यूक्रेन के कंप्यूटरों से डेटा डिलीट किया गया है। वहीं पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को आर्थिक सहित हथियारों की मदद भी की है। साल 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध में हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ नई तकनीक और प्रोपेगेंडा मीडियम्स का इस्तेमाल किया था। हिजबुल्लाह एक नॉन स्टेट एक्टर है जिसे ईरान ने स्पॉन्सर किया था। आपको बता दें कि साल 2006 में हुए इस युद्ध के बाद ही अमेरिकी डिफेंस रिसर्चर फ्रैंक हाफमैन ने 2007 में हाइब्रिड थ्रेट और हाइब्रिड वॉरफेयर टर्म का यूज किया था। वहीं साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ क्रीमिया रीजन के एक्विजिशन के लिए भी हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसमें प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन, इंटरनल रेबिलियन और डिप्लोमेटिक प्रेशर जैसी एक्टिविटीज शामिल थी। वहीं इसी साल यानी 2014 में ईरान में ये वॉर टेक्निक देखने को मिली थी। दरअसल उस वक्त नॉन स्टेट एक्टर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट ने पारंपरिक इराक सेना के खिलाफ हाइब्रिड पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, जिसके जवाब में इराक ने भी ISIL का मुकाबला करने के लिए हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल किया था। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान साल 1947 से हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता आया है और वो प्रॉक्सी के तौर पर आतंकियों को भेजता रहा है। वहीं ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन ताइवान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर का इस्तेमाल करता रहता है। भारत के रक्षा मंत्री भी कर चुके हैं इस वॉर का जिक्र। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अप्रैल 2022 को थल सेना के टॉप कमांडर से भविष्य में आने वाली हर संभव सुरक्षा चुनौती के लिए तैयार रहने को कहा था। इसमें नॉन कन्वेंशनल यानी हाइब्रिड युद्ध भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि इस बार पाकिस्तान या चीन से भारत से युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ समंदर
जमीन और वायु तक सीमित नहीं रहेगी। इस महायुद्ध में नॉन कॉन्वेंशनल तरीके का इस्तेमाल भी किया जाएगा। बता दें कि कुछ महीने पहले ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत चीन संबंधों में तनाव के बीच इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हुए भारत ने चीन के 100 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर दिया था। किसी भी देश के लिए दूसरे देश का डेटा इकट्ठा करना उस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और यह संपूर्ण विश्व को हाइब्रिड वॉरफेयर की ओर ले जा सकता है। हाइब्रिड वॉर का भारत पर क्या असर होगा? सबसे पहले हाइब्रिड युद्ध से भारत में डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आबादी को पोलराइज करने और अविश्वास बनाने के उद्देश्य से साइबर हमले और दुष्प्रचार अभियान मौजूदा सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स को बढ़ा सकते हैं। इससे वायलेंस और इंस्टेबिलिटी में वृद्धि हो सकती है, जिससे सरकार के लिए प्रभावी ढंग से शासन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं हाइब्रिड युद्ध से भारत को भारी इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। पावर ग्रिड या फाइनेंशियल सिस्टम जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लक्षित करने वाले इकोनॉमिक सैंक्शंस या साइबर हमले देश की अर्थव्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और ये इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे निवेशकों का विश्वास कम हो सकता है और विदेशी निवेशक कम हो सकता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को नुकसान हो सकता है। तीसरा, हाइब्रिड युद्ध सीमा पार कॉन्फ्लिक्ट के जोखिम को बढ़ा सकता है। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि चीन और पाकिस्तान अतीत में हाइब्रिड युद्ध टैक्टिक्स का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं और तनाव के किसी भी बढ़ने से मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसके अलावा आतंकवादी संगठन जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स सीमा पार से हमला शुरू करने के लिए हाइब्रिड युद्ध की वजह से पैदा हुई अराजकता का फायदा उठा सकते हैं, जिससे क्षेत्र और अस्थिर हो जाएगा। चौथा, हाइब्रिड युद्ध भारत की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करने की क्षमता को भी कमजोर कर सकता है। कम्युनिकेशंस और लॉजिस्टिक नेटवर्क्स को बाधित करने के उद्देश्य से दुष्प्रचार अभियान और साइबर हमले भारतीय सेना की खतरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। ये कमजोरियां पैदा कर सकता है, जिसका भारत के विरोधियों द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। संभावित रूप से क्षेत्रीय नुकसान हो सकता है। आखिर में हाइब्रिड युद्ध का दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। भारत के नेतृत्व या इसके नीतियों को बदनाम करने के उद्देश्य से प्रोपेगेंडा कैंपेन्स अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे गठबंधन और साझेदारी बनना कठिन हो जाता है। यह भारत की अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने और विश्व स्तर पर अपने हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता को सीमित कर सकता है। क्या है हाइब्रिड वॉर से बचने का तरीका? देखिए, जैसा कि हमें अभी तक पता लगा है कि हाल के सालों में हाइब्रिड युद्ध एक तेजी से लोकप्रिय तरीका बन गया है। विश्व रूप से स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए जो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुए बिना अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं। आइए अब इसी हाइब्रिड वॉर से बचने के कुछ तरीकों के बारे में हम आपको बताते हैं। मजबूत इंटरनेशनल अलायंसेस बनाइए। हाइब्रिड युद्ध को रोकने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में से एक मजबूत इंटरनेशनल अलायंस बनाना है। यह है आपसी विश्वास, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले समझौतों, साझेदारी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के माध्यम से किया जा सकता है। एक साथ काम करके देश हाइब्रिड खतरों को बेहतर ढंग से समझने और प्रतिक्रिया देने के लिए सूचना, रिसोर्सेस और खुफिया जानकारी शेयर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देना, प्रदर्शित और खुला संचार भी हाइब्रिड युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है। अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इंटेंशंस और कार्यों के बारे में जानकारी साझा करके देश गलतफहमी और अविश्वास को कम कर सकते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सरकारों और दूसरे स्टेक होल्डर्स को अपनी रणनीतियों और उद्देश्यों के बारे में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि गलतफहमियों को रोका जा सके, जिससे हाइब्रिड युद्ध हो सकता है। रक्षा और रेजिलियंस में इन्वेस्ट करें। हाइब्रिड युद्ध को रोकने के लिए रक्षा और रेजिलियंस में निवेश करना भी एक जरूरी है। सरकारों को साइबर हमलों और दूसरे नॉन ट्रेडिशनल खतरों से संचार नेटवर्क, पावर ग्रिड और फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ साथ अपने महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा देशों को संभावित हमलावरों को रोकने के लिए और हाइब्रिड युद्ध का जवाब देने से संबंध रखने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित करने में निवेश करना चाहिए। डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का मुकाबला। हाइब्रिड युद्ध अक्सर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए प्रचार और दुष्प्रचार को नियोजित करता है। हाइब्रिड युद्ध को रोकने के लिए डिसइंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना जरूरी है। सरकारों को अपने नागरिकों को एजुकेट करने और मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए सरकारों को सोशल मीडिया कंपनियों के साथ काम करना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को बढ़ावा। हाइब्रिड युद्ध को इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और इनइक्वालिटी से भी बढ़ावा मिल सकता है। हाइब्रिड युद्ध को रोकने के लिए देशों को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। यह रोजगार के अवसर पैदा करके व्यापार और निवेश को बढ़ावा देकर और समानता और अवसर को बढ़ावा देने वाली
आर्थिक नीतियों को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।